नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज हम बात करने वाले हैं संसदीय लोकतंत्र की। 13वें दिन भी क्यों नहीं चल पाई संसद, ये जरूर आप जानना चाहते होंगे, हम आपको बताएंगे। आज किस तरह से विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग के खारिज होने के बाद राज्यसभा में सरकार ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, क्या क्या बातें कही हैं, ये भी बताएंगे। और संसद से सड़क तक सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के रणनीति पर भी हम आज चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन जो अब तक राजनीति से अपने आप को अछूता बताता आया है, वही आंदोलन कैसे विपक्ष के साथ खड़ा है या विपक्ष आंदोलन के साथ खड़ा है और इससे क्या सियासी मायने भी कुछ निकल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे आज। साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर जातिवादी हमले हो रहे हैं। जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो इस भारत माँ के मस्तक को ऊंचा करके आ रहे हैं, उनको भी जाति के फ्रेम में कैसे बांटा जा रहा है। सियासत जो न करवाए, तो ऐसे सियासी माहौल में जहां कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में खिलाड़ियों को कैसे जातिवादी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना के तीसरे लहर की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकारें कितनी तैयार हैं कोरोना से निपटने के लिए। और सरकारों की तैयारी की हम बात करें तो न्यायाधीशों पर हो रहे हमलों को लेकर सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नाराजगी जाहिर की है और सरकारों से जो कहा है कि राज्य सरकारें जो न्यायाधीश हैं उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर ही नहीं होती, आखिर क्यों कहना पड़ा है सीजीआई को, ये बात हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों की ओर आगे बढ़े से पहले कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दूं जो कि आज दिन भर हेडलाइंस बनी रही और जिसका असर दिन भर खबरों पर दिखता रहा। सबसे बड़ी खबर रही पेगासस जासूसी मामले और नए कृषि कानून को लेकर संसद में गतिरोध की, जो कि अभी भी कायम है। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इसकी वजह से दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं चल पा रही। हालांकि इस बीच कुछ विधेयक पारित हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना चर्चा कराए विधेयकों को पास करा रही है और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले तमाम संसद सत्रों की यदि हम बात करें तो ऐसे ही विधेयक पास कराए गए हैं जिसपे कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विपक्ष खासकर कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए और वो ऐसी बातें कर रही है जबकि खुद ऐसा कुछ वो कर चुकी है। 2007 में विपक्ष के रूप में काम करते हुए बीजेपी ने इसी बात का आरोप लगाया था कि 11 बिल जल्दीबाजी में पास कराए गए थे और ख्याल नहीं रखा गया था। चलिए देश की दूसरी खबरों की ओर बढ़े तो इस वक्त कोविड-19 के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है या नहीं, ये बड़ा सवाल था। ऐसे में राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। इसमें 12 राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की बात नहीं मानी है। पंजाब ने 4 मौतों को संदिग्ध मौत माना है। बाकी 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, ये खबर है। और ये राज्य हैं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बाद जो बवाल मचा, इसके बाद राज्यों को ये डेटा साझा करने का निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए थे, जिसमें ये बात साफ हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिले के थाना मंडी वन क्षेत्र में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया और उसके बाद इन आतंकियों तक पहुंचने में पुलिस सफल हो पाई। रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर डिटेल लिमिटेड के विलय के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय कानून में आपातकालीन अवार्ड लागू करने योग्य है। मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है। रिलायंस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ा झटका है रिलायंस को। उधर अफगानिस्तान सरकार के मीडिया और सूचना निदेशक दावा खान मेनपाल की काबुल में हत्या कर दी गई है। तालिबान ने दावा खान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। यह हत्या तालिबान द्वारा काबुल में रक्षा मंत्री के घर पर हमले के कुछ दिनों बाद हुई है। इसी से समझ में आ रहा है कि अब तालिबान कैसे अपना काला पंजा पूरे अफगानिस्तान पर फैलाने लगा है। इन तमाम खबरों की बात यदि हम करें
तो जाहिर सी बात है कि खबरें तो बड़ी महत्वपूर्ण रही, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज आई है वो खबर है संसद से सड़क तक विरोध के सुर की। इस सुर की ओर आगे बढ़ते हैं देश की बात में। पहले सुबह से जब विरोध की आवाजें आने लगें और शाम ढले तक विरोध की आवाजें आती रहें तो आप समझ लें विपक्ष अपने काम पर है। जी हाँ, विपक्ष आजकल केवल विरोध की आवाजों के लिए ही जाना समझा जाने लगा है। सरकार भी लगातार इसी तरह के आरोप लगा रही है। संसद से सड़क तक मोदी सरकार का विरोध जारी है विपक्ष के द्वारा। पेगासस मामले में जांच की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध की वजह से लोकसभा आज भी नहीं चल पाई। मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। वहीं सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग खारिज करने का अनुरोध किया है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई और इस पर विचार के लिए बैठक बुलाई। वहीं किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर तक मार्च करके किसानों के साथ एकजुटता दिखाई है। गौरतलब है कि किसान कहते आए हैं और किसान नेता भी ये बताते आए हैं कि उनका ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन अब इस आंदोलन पे सियासत के रंग को चढ़ते हुए हम और आप देख सकते हैं। पहले विपक्ष के उस विरोध को देखिए और उसके बाद हम कुछ और खबरों की ओर बढ़ेंगे, सियासत के ही एक अलग रंग को दिखाएंगे। संसद चले ना चले, मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र की सेहत दिनों दिन खराब हो रही है। मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष की विरोध की वजह से लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष पेगासस मामले पर चर्चा और जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। राज्यसभा में भी पेगासस मामले की जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। हंगामे के बावजूद बगैर बहस के सरकार बिल पारित कराती रही। शोर शराबे के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी विधेयक पारित करा लिया गया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। संसदीय लोकतंत्र का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मोदी सरकार ने जासूसी मामले पर चर्चा को रोकने के लिए अदालत को ही ढाल बना लिया है। राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर केंद्र ने कहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सदन न चलने देने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई। इस सदन में, ये सेशन में कोई चर्चा, कोई भी मुद्दों पे कोई बात किसी ने करने ही नहीं दी है। जो पीड़ित हैं, व्यापारी हो, किसान हो, हर मजदूर हो, हर किसी के घर बह गए, किसी के दुकानें बह गई, किसी की जानें चली गई हैं ये बाढ़ में, ना उस पर चर्चा हुई है, ना ही कोविड जो तीसरी लहर आनी है उस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है ये हाउस, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पर देश के सभी नागरिकों को इस हाउस से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, चर्चा होंगी तो इस पे कुछ राह निकलेगा, पर यहाँ पर कोई भी राह निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से सांसद बनी नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने फर्जी पाया गया है, जिससे इनकी संसद सदस्यता खतरे में है। फिर भी सरकार की हिमायत में विपक्ष को नसीहत देने में नवनीत सबसे आगे हैं। लेकिन विपक्ष सरकार को किसान समेत सभी मुद्दों पर घेरने को आमादा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया और किसानों से मिलकर उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित की। सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर और एकजुट होता जा रहा है। संसद भवन में कांग्रेस समेत डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आप, आईयूएमएल,
आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एलजेडी और वाम दलों समेत 14 पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष चाहे जितना भी उछल कूद मचाए, 303 सांसदों वाली मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो पक्ष ये कहता है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है, उधर विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार प्रजातांत्रिक ढंग से चल ही नहीं रही है। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, इस देश की सच्चाई ये है कि आज भी इस देश की सियासत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर की जाती है। और संसद में कई सियासी दल इस साल होने वाली जनगणना को जाति के आधार पर कराने की मांग कर रहे हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हम और आप खुलेआम देख रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा हाल में किए गए कैबिनेट विस्तार और फिर मेडिकल स्टडीज में आरक्षण में ओबीसी के दबदबे की झलक भी देखने को मिली। ये भी वही सच है जो जाति के आधार पर हमको दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जब देश के एथलीट कड़ी मेहनत करके टोक्यो ओलंपिक में मेडल के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो भारत में बैठे लोग उनकी जाति खोज रहे हैं। पीवी सिंधु और बॉक्सर लवलीना के जाति धर्म को गूगल पर जमकर सर्च किया गया है। गूगल ट्रेंड्स में 1 अगस्त को पीवी सिंधु कास्ट कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड था। इसी दिन सिंधु ने पदक जीता था। ये विडंबना ही है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और शायद यही वजह है कि ये सियासी लोग, ये सियासतदान, ये नेता, ये पार्टियां हम सभी को जाति की पट्टी पढ़ा कर हमारे ही वोटों से खेलती हैं और हमसे ताकत पाकर हम पर ऐसे राज करती हैं जैसे कि वो किसी प्रजातांत्रिक देश के प्रतिनिधि नहीं हो बल्कि राजा हों। किस तरह से ये जाति का जहर हमारे समाज में के हर एक वर्ग पर फैल चुका है, हमारे समाज के नसों में फैल चुका है, जिसकी कड़वी सच्चाई से भरी ये रिपोर्ट आप देखिए। चाहे खेल हो या राजनीति, आज हर जगह जाति की बात हो रही है। देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग की जा रही है। बिहार में तो इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आ गए हैं। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। इसके बाद 2011 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में कई कमियां बताई गई और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की गिनती की जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जातिगत जनगणना का भूत एक बार फिर से बाहर निकल आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या के आधार पर उनके लिए विकास कार्यक्रम बनाने में सहायता मिले। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधानमंडल ने 19 फरवरी और फिर बाद में बिहार विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार को भी भेजा गया था। नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता हमेशा से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिनमें ओबीसी की भी गिनती हो। वो पिछड़े की राजनीति को फिर से उभारने में लगी हैं। देश की सियासत में मंडल दौर की वापसी के संकेत दिखने लगे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना एक के बाद एक सियासी दांव चल रहे हैं। मोदी सरकार के हाल ही में कैबिनेट विस्तार और फिर मेडिकल स्टडीज में दिए गए आरक्षण में ओबीसी के दबदबे की झलक देखने को मिली। इस बीच लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव ने कहा कि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार केवल SC/ST की ही गिनती कराने के पक्ष में है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आई कि मोदी सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसके तहत ओबीसी जनगणना का अधिकार राज्यों को होगा। सरकार की कोशिश इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश कर पारित कराने की है। सरकार इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब रहती है तो राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ये कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठा रही है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया था। कोर्ट का कहना था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और अलग से सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसे में सिर्फ केंद्र ही ऐसी सूची बना सकता है और वही सूची मान्य होगी। देश में अब खिलाड़ियों की जाति जानने के लिए भी लोग बेताब हो रहे हैं। आमतौर पर जब किसी देश का खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाता है तो लोग मेडल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड बता रहा है कि लोग ओलंपिक 2021 में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्लेयर्स की जाति जानना चाहते हैं। गूगल ट्रेंड्स में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुसरला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु की जाति गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में 1 अगस्त को पीवी सिंधु कास्ट कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड था। इसी दिन सिंधु ने पदक जीता था। गूगल पर 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच पीवी सिंधु की जाति सबसे ज्यादा सर्च की गई। इसी के तहत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेने के भी धर्म को लेकर इंटरनेट पर ढूंढा गया। उधर ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के हाथों हार के बाद हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने और जातिगत टिप्पणी किए जाने की घटना सामने आई। वैसे पहली बार नहीं है जब देश में किसी खिलाड़ी को अपनी जाति को लेकर अपमान सहना पड़ा हो या फिर किसी खिलाड़ी की जाति इंटरनेट पर ढूंढी गई हो। साल 2018 में जब भारत की एथलीट हिमा दास ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, तब भी लोगों ने उनकी जाति को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया था। भारत में क्रिकेटर संजू सैमसन की जाति को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार ढूंढा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक संजू सैमसन की जाति पिछले 1 साल में 7 बार टॉप ट्रेंड्स में रही। ये ट्रेंड साफ बताते हैं कि भारत में आज भी ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज जाति है और सियासतदान अपने फायदे के लिए इसे जंतर बनाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है, लेकिन ये सभी नियम और आदर्श सभी कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये शायद यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रजातंत्र का, जहां पर प्रजातंत्र से भी ज्यादा देश का, जहां पर हम जाति से ऊपर सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आज तक हम पक्ष और विपक्ष की शिकायत तो कर पाते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिसाब से चला पाएं इतनी ताकत नहीं आ पाई है। बहरहाल अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। माना यह जा रहा है कि इन चुनाव में जाति और धर्म की राजनीति के अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मची अफरा तफरी भी बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार कोविड को लेकर देश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी देश भर में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की सेना तैयार कर रही है, जो 2 लाख से ज्यादा गांव में जाकर संक्रमित लोगों को मदद करने का काम करेंगी। शहरों में एक बार फिर एम्बुलेंस के सायरनों की आवाजें बढ़ने लगी। पिछले महीने की 7 तारीख को करीब 45,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए थे। एक बार फिर आंकड़े उसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में भी 15 दिन तक गिरावट के बाद संक्रमण के मामले फिर से 9,000 पार कर गए हैं। करीब 4 लाख लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक 49 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि इनमें सिंगल और दोनों डोज लेने वालों की तादाद शामिल है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि इस साल के अंत तक वो पूरी जनसंख्या का टीकाकरण कर देगी, लेकिन वैक्सीन की कमी से इस लक्ष्य को पाना असंभव माना जा रहा है। लेकिन सरकार अब दूसरी लहर के समय हुई भूल को दोहराना नहीं चाहती। केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकारों पर कोरोना मामले में बद इंतजामी के बहुत आरोप लगे थे और अब अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी अपने स्तर पर 4 लाख हेल्थ वॉलेंटियर्स की फौज तैयार कर रही है। इन वॉलेंटियर्स को स्वास्थ्य स्वयं सेवकों का नाम दिया जाएगा। इन स्वयं सेवकों को पूरी मेडिकल किट उपलब्ध करवाई जाएगी। ये गांव-गांव जाकर कोरोना से रोकथाम, अस्पतालों की स्थिति, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोरोना संक्रमण के हालात की जानकारी लेंगे। इनके लिए इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्टी इस कार्यक्रम के मंडल और देश के हर जिले से 4 सदस्यों का चुनाव करेगी। इसमें एक डॉक्टर, एक महिला, एक बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े प्रोफेशनल और एक सामान्य कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 5,000 हेल्थ प्रोफेशनल्स और गांव में 30,000 कार्यकर्ता जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 78,000 स्वयं सेवक गाँव से और 21,000 स्वास्थ्य सेवकों को शहर से जोड़ा गया है।
ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल के बारे में समझाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होना चाहिए और उसे कहां लेकर जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की होगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के वक्त जनता अकेली पड़ गई थी। ना तो कोरोना जांच के लिए ढंग से व्यवस्था थी, ना ही अस्पतालों में बेड उपलब्ध थे। दवाइयों से लेकर टेस्ट किट तक की कालाबाजारी होती रही। यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ और दवाइयों की कमी से लोग जूझते रहे। दूसरी लहर के वक्त तो लोग ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर तड़प कर जान देते रहे, लेकिन सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। सरकार के इस संवेदनहीन रवैये की आलोचना होने पर ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ किया गया। कहा गया कि राज्यों ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े नहीं दिए। बहुत सी जगह पर लोगों की मदद और संवेदना दिखाने के बजाय मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत लिखने से भी परहेज किया गया। और तो और यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना से लड़ने के बजाय सियासी ढकोसले खूब किए गए। तालियां और थालियां इस तरह बजवाई गई जैसे कोई जलसा हो रहा हो। इसके बाद बीजेपी ने मोदी जी की वजह से कोरोना पर जीत का खूब ढिंडोरा पीटा। दुनिया भर को वैक्सीन देने का दावा किया गया, लेकिन वैक्सीन की कमी पड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वैक्सीन की मदद मांगने के लिए अमेरिका के दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन विश्वगुरु बनने के चक्कर में मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी थी। लोगों के सवाल उठाने पर मुकदमे दर्ज किए जाने लगे और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। दूसरी लहर के बीच में 5 राज्यों में चुनाव कराए गए। बिना मास्क के पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने चुनावी रैलियां की। कोरोना से हाहाकार और रोजाना सैकड़ों की तादाद में हो रही मौतों के बावजूद हिंदू वोटों के लिए कुंभ पर रोक नहीं लगाई गई। मां गंगा शव वाहिनी बन गई। नदी में उफनती लाशें और रेत से उबरकर ऊपर आते शव की तस्वीरों को अंतिम संस्कार की पुरानी परंपरा बताया गया। बहुत बदनामी हुई थी दुनिया भर में। इस बार कांवड़ यात्रा भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रोकी जा सकी। इसलिए अगले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कोरोना से लड़ाई का जमकर प्रचार करने की फिराक में है। बद इंतजामी से जनता बेहाल नजर आई। इसीलिए चुनावी राज्यों में स्वास्थ्य स्वयं सेवक के भेष में ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जनता के पास भेजने की फिराक में है। पूरे देश के मद्देनजर ये तैयारियां महज दिखावा ही नजर आ रही हैं, क्योंकि देश भर में 10 लाख गाँव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आप देख रहे हैं देश की बात। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से कथित बलात्कार की घटना के बाद बिहार के मुंगेर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार और क्रूरता से हत्या का मामला सामने आया है। दरिंदों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी एक आंख निकाल दी और उसकी उंगलियों को बुरी तरह से कुचलकर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। यहाँ आपको नारे नहीं सुनाई पड़ेंगे, न ही किसी के हाथ में तख्तियां दिखाई देंगी, न ही कोई नेता अब तक यहाँ फटका, बल्कि किसी को सियासत करने तक की फुर्सत नहीं मिली। ये भी तो निषाद मल्लाहों की बेटी है। इस जाति के बड़े नेता सुशासन बाबू की सरकार में मछली मंत्री हैं। इन दिनों वे बिहार से यूपी जाकर चुनावी गठजोड़ तैयार करने में बिजी हैं। इसीलिए सन्नाटा फंस रहा है यहाँ, क्योंकि यह चुनाव भी नहीं है, लेकिन हवाओं में है बेबसी की घुटी हुई चीख, क्योंकि यह सफिया सराय थाना इलाके का फर्दा है। बिटिया अपने बाबूजी के साथ गंगा घाट आई थी। पिता ने इंसानी समाज पर भरोसे की वजह से बच्ची को कुछ देर में घर भेज दिया। खुद मछली मारने चले गए, लेकिन बिटिया घर नहीं लौट पाई। दरिंदों ने उसका शिकार कर डाला। 8 साल की बच्ची के शरीर को वहशियों ने इस कदर नोचा कि आंख तक निकाल ली। उसकी लाश गवाही देती है कि किस हद तक उसे यातना दी गई। कितनी तड़पी होगी वो, कितना चीखी होगी जब उसकी छोटी छोटी उंगलियां किसी भारी पत्थर से कुचली गई। रात भर परिवार वाले तलाशते रहे बच्ची, लेकिन अगले दिन उसकी नोची हुई लाश ईंटों के भट्टे के पास शीशम के पेड़ के तले मिली। बिटिया की मां के आंसू थमने का नाम नहीं लिया। बापू बेटी की मौत के सदमे से सुन और टोले में गुस्सा है। 3 बजे मेरा बच्चों को साथ घटना किया, मार के आंख निकाल लिया दोनों, एगो तो पूरे निकाल दिए, एगो था उसको डकर लिया, उंगली भी कटा था, पूरा नौजवान थोकचा हो गया।
कमजोर को बिना वारंट उठाकर जबरदस्ती जुर्म कबूल करा लेने वाली पुलिस यहाँ फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वारदात के कई घंटे बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि मौका वारदात से पता चल रहा है कि वहशी ताकतवर तबके से ताल्लुक रखता है। करीब करीब 16 बरस के हो चले हैं सुशासन बाबू सत्ता में। ये बिटिया जब पैदा हुई थी तो वजीर आजम बने उनको 8 बरस पूरे हो चुके थे, लेकिन उनकी सरकार का एक बाल आज तक पैदा नहीं हो पाया। वो पूरे मुल्क की फिक्र में दोहरे हुए जा रहे हैं। जाति जनगणना कराकर चुनावी जातियों को मजबूत बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन कमजोर अति दलित तबके की बच्चियों को दरिंदे उनके ही राज में हवस का शिकार बना रहे हैं। यहाँ कोई मानवाधिकार नहीं चलता। अगर चुनाव ना हो तो यहाँ जोर जुलूम का जंगल राज ही चलता है। 8 साल के मासूम की हत्या सरकार के इकबाल पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन अपने ऊपर ही फिदा है सुशासन बाबू। अंशुमान त्रिपाठी, एपी। तो ये हाल है आजकल सुशासन बाबू के राज्य में। उधर झारखंड की बात करें तो वहां भी हाल फिलहाल में ऐसी ही एक मर्मांतक घटना देखने को मिली, जिसमें एक सिटिंग जज की हत्या कर दी गई। आम लोगों को तो छोड़ दें, देश में आज न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए कहना पड़ रहा है। झारखंड के धनबाद जिला जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने देश भर में जजों पर हमले को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा, जजों की सुरक्षा पर राज्य गंभीर नहीं है। धमकी की शिकायत को पुलिस या तो पुलिस सीबीआई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। कोर्ट ने सभी राज्यों से 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अटॉर्नी जनरल से भी सुझाव मांगे गए हैं। झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिए जाने की जानकारी दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को मामले में सीबीआई को भी सुनकर आदेश दिया जाएगा। झारखंड के धनबाद जिला सत्र के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी देने की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और खुफिया ब्यूरो या आईबी पर नाराजगी जताई है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल टी.के. वेणुगोपाल से कहा कि न्यायाधीशों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजकर सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजीआई पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा, 1 या 2 जगह पर अदालतों ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ये कहना दुखद है कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया। हमें सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें ये देखकर दुख होता है प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन बनता जा रहा है। ये इस देश में एक नया चलन है। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सीबीआई, आईबी आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। पीठ ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सोमवार 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने को कहा। पीठ ने 2019 में दायर एक वृत्त याचिका पर भारत संघ से शीघ्र जवाब मांगा, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। इस याचिका को आज स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही सूचीबद्ध किया गया था। सीजीआई ने कहा कि हालांकि वृत्त याचिका 2019 में दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाब हलफनामा दाखिल नहीं किया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एजी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इसी महत्वपूर्ण खबर के साथ आज देश की बातें बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन कुछ और बड़ी खबरों के लिए, और कल मैं आपके सामने हाजिर होंगी इंडिया लीगल का कार्यक्रम लेके एक विशेष मुद्दे के साथ, और साथ ही विशेष देखिए कल जरूर। नमस्कार।